नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूँ। आप सबकी खबर टीवी देखना शुरू कर चुके हैं। राजकुमार सैनी आप जानते हैं कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और राजकुमार सैनी भी बैठे हुए थे और पीछे बहुजन समाज के कई लीडर हैं वो खड़े हुए थे। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें कि राहुल गांधी भी ब्रीफ करते हैं, जो मल्लिकार्जुन खड़गे है वो भी प्रेस को ब्रीफ करते हैं और आखिर में राजकुमार सैनी हैं वो मीडिया के सामने अपनी बात रखते हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि राजकुमार सैनी के आने से ख़ास तौर से क्या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए ये बड़ा झटका माना जा सकता है और राजकुमार सैनी के आने से कांग्रेस कितने फ़ायदे या कितने नुकसान में कम से कम हरियाणा प्रदेश में होगी। इस बात की चारों तरफ चर्चा है। इस खास मुद्दे पर वीरेंद्र राठी साहब हैं वो अपनी बातें हैं अपने दर्शकों के साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि एक नज़रिया ये देखा जा रहा है कि क्या जाट वोट बैंक राजकुमार सैनी के आने से कांग्रेस से छिटक जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी एक पहलू हो जाता है, क्योंकि पिछले 3 या 4 साल में अगर राजकुमार सैनी की एक्टिविटी देखी जाए तो वो जैसे पहले बोलते थे उससे हटकर है वो राजनीति है वो कर रहे थे। ये केवल हरियाणा से जो दीपक बाबरिया हैं उनसे मुलाकात करके वो शामिल हो गए, केवल इतना मुद्दा नहीं है, बल्कि पिछले कुछ समय से जो राजकुमार सैनी हैं बामसेफ के जो अध्यक्ष हैं वामन मेश्राम उनसे लगातार है वो मुलाकात करते रहते थे। भीमराव अम्बेडकर के पोते हैं प्रकाश अम्बेडकर, वो भी जो बामसेफ की विचारधारा है वो चलाते हैं, उनसे भी जुड़े हुए थे और बामसेफ की विचारधारा को एकदम से राजकुमार सैनी ने अपनाया और बामसेफ की जो विचारधारा है वो समर्थन करती है 85%। उनका नारा भी है जय 85 मूल निवासी, मतलब 85% जो वर्ग है उनके हितों की बात करना। ये बामसेफ के पूरे देश भर में संगठन चले हुए हैं। तो राजकुमार सैनी जब कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, राहुल गांधी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, तो पीछे काफ़ी सारे लोग खड़े थे जिनको ब्रीफ किया गया ये बहुजन समाज के नेता हैं और तमाम लोग अपने तरीके से आरएसएस और भाजपा के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो क्यों ना हम एक मंच पर हैं आ जाएं। और क्योंकि वामन मेश्राम से भी कांग्रेस ने मुलाकात की थी और उद्धव ठाकरे हैं उनकी भी मुलाकात हुई थी, प्रकाश अम्बेडकर से मुलाकात हुई थी, तो वहाँ भी गठबंधन है। तो ये जो तार जुड़े हैं ये बामसेफ संगठनों के थ्रू हैं जुड़े हैं और ये सीधा सा संदेश है कि जो अदर बैकवर्ड क्लास या पिछड़े या माइनॉरिटी की राजनीति है कांग्रेस उसकी तरफ है वो जा रही है। तो राठी साहब से सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। राठी साहब, बाकी बातें एक तार है जो मैंने बताया है कि वहाँ से है ये चला है। हरियाणा में क्या भूपेंद्र हुड्डा के लिए ये बड़ा झटका है? कांग्रेस को क्या फ़ायदा क्या नुकसान इससे होगा? एक चीज़ से तो स्पष्ट लग ही रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा जी से इस बारे में कोई रायशुमारी नहीं की गई। 2 दिन पहले जब दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ झज्जर में आए थे तो पत्रकार साथियों ने आपने ये प्रश्न किया था कि ऐसी ऐसी चर्चाएं हैं, क्या राजकुमार सैनी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं या कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं? तो उन्होंने साफ तौर से इससे मना किया था। और 2 दिन बाद ही जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, प्रभारी हों और जो है राहुल गांधी जी जिसमें खुद हों, वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होना और बड़े संगठन के साथ होना, जितने छोटे छोटे पार्टियां जो हैं उनको अनेक पार्टियों को साथ लेकर के गए हैं और उन्होंने बल्कि ये बात कही है राजकुमार सैनी ने कि मेरी विचारधारा राहुल गांधी की विचारधारा से मिलती है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। ये नारा भी बार बार राजकुमार सैनी जी ने हरियाणा प्रदेश के अंदर दिया। वो इससे प्रेरित होकर के वहाँ गए, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने उनका स्वागत किया। लेकिन उनके जाने से पहले चर्चाएं एक और भी हैं कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं और बड़े अच्छे नेता हरियाणा के हैं जिसका ऊंचा कद कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति में है, रणदीप सुरजेवाला जी, कि वो पहले जाकर के ये कह के आए हैं केसी वेणुगोपाल जी से कि इनको पार्टी में शामिल मत करना। चर्चा ये है कि वो पार्टी में शामिल नहीं हुए बल्कि उन्होंने इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन दिया सभी दलों ने मिलकर के, अनकंडीशनल। ये तो लेकिन कहने की बात होती है। कोई भी आदमी किसी पार्टी में जाता है तो कहता है कि मेरी कोई शर्त नहीं है, मत वसूलों पे आया हूँ, सिद्धांतों पे आया हूँ, विचारधारा मेल खा रही थी इसलिए आया हूँ। लेकिन कहीं न कहीं कोई समझौता राजनीतिक आदमी करके उठता है, उनका भी एक अपना दल है, उसके भी कार्यकर्ता हैं। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जहाँ तक आपने बात की है, प्रमुख रूप से भूपेंद्र हुड्डा जी के लिए ऐसी स्थिति बन गई कि क्या करें क्या ना करें। क्योंकि जो माहौल पीछे खराब हुआ था उसमें राजकुमार सैनी जी को चर्चाएं तो ये थी कि भारतीय जनता पार्टी ने
इनका यूज एंड थ्रो किया है, कि प्रयोग भी किया और उसके बाद पार्टी से बाहर का रास्ता भी उनको दिखा दिया गया। और आज वो कांग्रेस के मंच पर आते हैं तो कहीं न कहीं उन बातों को बल मिलेगा जो भाजपा भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे, अतीत पे जो आरोप लगाती रही, विशेषकर जो आंदोलन चला था उस आंदोलन के नाम पर। और ऐसी स्थिति बन जाएगी कि उसमें कोई साधारण आंदोलन नहीं था, उसमें लोगों की जानें चली गई थी और बड़ा रोष एक विशेष समुदाय के अंदर भाजपा के प्रति भी हुआ था। और आज अगर वही नेता कांग्रेस के मंचों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ अगर कहीं दिखाई देंगे, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उनकी पार्टी को कहीं से अगर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़वाती है, या कांग्रेस के बड़े नेता हरियाणा प्रदेश के विशेषकर अगर वहाँ जा कर के उनके मंच पर दिखाई देंगे, तो विशेष रूप से जैसा आपने कहा कि जाट वोट बैंक जो आज कांग्रेस के साथ देखा जा रहा है वो छिटक सकता है और गहरी नाराजगी का शिकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हो सकते हैं। और कांग्रेस को इस चीज़ से हरियाणा में विशेषकर नुकसान में मान करके चलता हूँ। दीपेंद्र सिंह हुड्डा से रट साहब जब मैंने पूछा था तो क्लियर कट उन्होंने बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया था। तो इससे एक बात तो साफ है कि दीपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र हुड्डा से मुलाकात के बाद ये जो अलायंस है ये नहीं हुआ है, ये सीधा आलाकमान से हुआ है, या इसके पीछे कुमारी शैलजा या एसकेएम जो गुट है क्या वो इसके पीछे हो सकता है? अगर एसकेएम गुट इसके अंदर होता तो ये चर्चाएं नहीं चलती कि रणदीप सुरजेवाला जी वहाँ जा कर के केसी वेणुगोपाल जी को ये कह के आए हैं कि आप पार्टी में ज्वाइन मत करवाना। तो कहीं न कहीं आंतरिक मन से तो वो भी इस दुविधा में है कि इनको साथ लिया जाए या नहीं लिया जाए, लेकिन पार्टी हाईकमान का फैसला है, उन्होंने ले लिया। और वो यहाँ थोपेंगे तो किसी प्रदेश स्तरीय नेता की हिम्मत भी नहीं है कि इसको क्यों ले लिया, ना किसी ने विरोध किया है। लेकिन हो सकता है कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है, वहाँ राजकुमार सैनी जी को एक की बजाय 2 सीट दे सकते हैं। कांग्रेस पार्टी वहाँ व्यक्तिगत रूप से काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने कोटे तो वहाँ चुनाव में है ना समाजवादी पार्टी के साथ, किसी और स्टेट में एडजस्ट हो सकता है। इतने बड़े नेता भी राजकुमार सैनी जी नहीं है कि एक बड़ा वोट बैंक उनके पीछे हो। जिस वर्ग की वो लड़ाई लड़ रहे थे पिछले कई सालों से, उस वर्ग को तो भारतीय जनता पार्टी ने खुश कर लिया। पहले प्रदेश अध्यक्ष का पद नायब सिंह सैनी जी को दिया गया, अब जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी। तो जिस समाज के लिए वो विशेष रूप से लड़ाई लड़ रहे थे वो वोट बैंक तो कंप्लीटली जो है भाजपा के पास जा चुका है। तो आज राजकुमार सैनी जी के पास बचा क्या है और क्या फ़ायदा कांग्रेस उनसे लेना चाहती है? ये तो एक ये है कि कोई आदमी पूर्व में एमएलए रहा है, एमपी रहा है, सिर्फ यही टैग उनके ऊपर है। ग्राउंड रिपोर्ट आप देखोगे तो जहाँ व्यक्तिगत रूप से उन्होंने चुनाव लड़े हैं उनमें वोट एक चुनाव में तो उनकी ठीक ठाक सी आई थी बस, जब उन्होंने गोहाना का पिछले से पिछला विधानसभा का चुनाव लड़ा था। लेकिन पीछे बड़ौदा का जो उपचुनाव लड़ा था उनमें क्या हालत थी उनकी, कहाँ उनका वोट बैंक चला गया था, जोर उन्होंने बहुत लगाया था। तो आज जनाधार वाले नेता के रूप में राजकुमार सैनी जी को हरियाणा प्रदेश की राजनीति के अंदर नहीं देखा जा रहा है। ये तो हाईकमान के ऊपर किसी ने चश्मे चढ़ा दिए, क्या फीडबैक उन्होंने दिया, किस प्रकार का उनका मन उन्होंने जीता, विश्वास दिलाया, वो एक अलग बात है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को विशेष रूप से नुकसान, और भूपेंद्र हुड्डा जी बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनके साथ मंच शेयर किया जाए। एक रिपोर्ट ये भी सामने आ रही है कि ऐसा अचानक से नहीं हुआ है। कई दिनों से लगातार जो कांग्रेस के हरियाणा के प्रभारी हैं दीपक बाबरिया, उनसे लगातार राजकुमार सैनी की मुलाकात है वो हो रही थी। कुछ दिन पहले रट साहब आपको पता होगा कि जो एसकेएम गुट है उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया था कि दीपक बाबरिया जी हरियाणा में बतौर प्रभारी नहीं बल्कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए एक तरफा काम है वो कर रहे थे। इस बात को लेकर एसकेएम गुट राहुल गांधी के पास भी गया था। तो ये एकदम से कैसे मान लिया जाए कि एसकेएम जिस प्रभारी के ऊपर ये आरोप लगाता है कि ये बिल्कुल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, वही प्रभारी एकदम से आला कमान के पास जाते हैं, राजकुमार सैनी को शामिल करते हैं और भूपेंद्र हुड्डा का इसमें कोई रोल नहीं होता? ये कैसे विश्वास किया जाए? देखो कहीं न कहीं इसका रोल होता। तो भूपेंद्र हुड्डा जी ने बार बार एक बयान अपना दिया है हरियाणा प्रदेश के अंदर जब भी इंडिया गठबंधन हुआ कि भाई कांग्रेस पार्टी जो है हरियाणा के अंदर 10 की 10 लोकसभा सीट और 90 की 90 विधानसभा सीट लड़ने में सक्षम है। मैं तो ये भी मानता हूँ जो इंडिया गठबंधन का आम आदमी पार्टी हिस्सा बनी, जिसको कुरुक्षेत्र की लोकसभा सीट दी गई, कहीं न कहीं भूपेंद्र हुड्डा की राय उसमें भी नहीं ली गई। मेरा अपना ये मानना है, हो सकता है इनसे राय ली भी गई हो, क्योंकि पहले चर्चा चली थी गुड़गांव की सीट की और कुरुक्षेत्र की सीट की। जब आम आदमी पार्टी तीसरी सीट इनसे एक ऐसी सीट चाह रही थी, चाहे वो सिरसा की हो चाहे अम्बाड़ा की हो, लेकिन उस समय पे अशोक तंवर आम आदमी पार्टी का हिस्सा थे, उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया
उधर से निर्मल सिंह चित्रा सरवारा भी आम आदमी पार्टी छोड़ करके वो कांग्रेस में चले गए, अशोक तंवर जी बीजेपी में आ गए, तो वो दावा आम आदमी पार्टी का कमज़ोर हो गया। तो ऊपरी गठबंधन ये हुआ, हाईकमान से ये गठबंधन हुआ, वो दिल्ली के अंदर जो लॉबी बैठी है वहाँ बैठ करके वो नेताओं का, बड़े नेताओं का फैसला हुआ। उसके अंदर भी मैं नहीं मानता कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की या SR के गुट की जो है वो बातचीत उनसे की गई। तो उसी चीज़ से ये संकेत मैं ये मान के चल रहा हूँ, जहाँ तक वहीं पे भूपेंद्र हुड्डा जी सहमत नहीं थे 10 में से 1 भी सीट देने के लिए दूसरे दल को, और ये राजकुमार सैनी जी को जो शामिल किया गया है ये भी समझ से परे की बात है। इनसे मेरा मानना है कि कोई बातचीत नहीं की गई, और इस बातचीत की पुष्टि 2 दिन पहले का दीपेंद्र हुड्डा जी का बयान भी करता है। हाँ रेड्डी साहब, इसके अलावा क्या ऑप्शन हो सकता था अगर कांग्रेस में किसी के साथ अगर अलायंस की जरूरत थी? क्या अभय सिंह चौटाला की तरफ जाते तो क्या वो बेहतर होता? इससे अभय सिंह चौटाला की तरफ अगर कांग्रेस जाती तो बड़े फायदे में कांग्रेस भी होती, लेकिन ये एक वर्चस्व की लड़ाई है कि जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व भूपेंद्र हुड्डा जी प्रदेश की राजनीति के अंदर कर रहे हैं, किसान नेता के रूप में उभर करके आए हैं, और यही टैग जो है वो चौधरी देवीलाल परिवार के ऊपर, अभय सिंह जी के ऊपर भी लगा हुआ है। किसान आंदोलन के नाम पे उन्होंने इलाहाबाद से विधानसभा से अपना इस्तीफा दिया, दोबारा MLA बन करके आए। पीछे का अगर सिरसा के अंदर आप पंचायत चुनाव देखोगे जिला परिषद के, तो 10 पार्षद इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के निशान पर अभय सिंह चौटाला जी वहाँ से जता करके लेके आए, और अपने बेटे को उन्होंने जिला परिषद का वहाँ चेयरमैन भी बनाया। अगर ये समझौता अभय सिंह जी के साथ होता, अगर इन्होंने 2 सीट देनी ही थी तो 2 सीट ये अभय चौटाला को देते, सिरसा की सीट डेफिनेट आती लोकसभा की, और जो दूसरी सीट उनको देते वो सीट भी डेफिनेट आती जी। लेकिन वो नुकसान, वो समझौता शायद इसलिए नहीं हो पाया हो कि उस समय भूपेंद्र हुड्डा जी ने इसके लिए हाँ नहीं कहा। 10 की 10 सीट को अपने आप में कांग्रेस के उम्मीदवार उनके पास कह रहे थे कि हमारे पास तय रूप से हैं, फाइनल रूप से मजबूत हैं, लेकिन हाईकमान ने जो फैसला कर दिया, हाईकमान के फैसले को भूपेंद्र हुड्डा चाह करके भी ना चाह करके भी उनको मानना पड़ेगा, कोई फेरबदल ये कर नहीं सकते हैं। लेकिन बड़ा फायदा वहाँ होता अगर अभय सिंह चौटाला जी के साथ ये लोकसभा का चुनाव या में गठबंधन होता। जी रेड्डी साहब, क्या इसके अलावा ऐसा नहीं हो सकता था, और क्या आप ये मानते हैं कि राजकुमार सैनी कितना दम रखते हैं पिछड़ा या अति पिछड़ा वर्ग की वोटों को कांग्रेस के पक्ष में लाने के लिए? क्योंकि एक खास वोट बैंक होता था, खासतौर से पिछड़ा वर्ग का वो वोट बैंक है, वो हमेशा कांग्रेस के साथ होता था, वो जो कि छिटक कर काफ़ी हद तक ना केवल हरियाणा में पूरे देश में वो भाजपा के पक्ष में गया। तो कांग्रेस को कोई ना कोई चेहरा तो चाहिए था। क्या राजकुमार सैनी आप मानते हैं कि उस पैमाने पर खरा उतरते हैं कि OBC वोट बैंक को कांग्रेस के पक्ष में ला सकते हैं, पिछड़ा वोट बैंक को कांग्रेस के पक्ष में ला सकते हैं? मानते हैं क्या आप ये बात? देखो, हर पार्टी के पास अपनी एक सेल होती है, विंग होती है, और हर समुदाय के नेता होते हैं। अगर पिछड़ों की हम बात करें तो कुमारी शैलजा, मैडम गीता भूकल जी, बड़े चेहरे, उदय भान जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, ये भी पिछड़ों को अपने साथ जोड़ने का मादा रखते हैं और प्रयास भी कर रहे हैं जी। जहाँ जहाँ OBC की हम बात करते हैं तो कैप्टन अजय यादव जी भी मजबूत नेता रहे हैं, और नरेश सेलवाल जी उन्होंने कई पिछड़ा वर्ग सम्मेलन करवाए हैं प्रदेश स्तरीय, और अच्छी खासी भीड़ 3-4 कार्यक्रमों के अंदर उन्होंने जोड़ी। तो ये नेता तो कांग्रेस के अंदर ऑलरेडी हैं इस वर्ग के, जो अपने वर्ग की लड़ाई वहाँ पे लड़ते हैं, और बड़े बड़े सम्मेलन या मीटिंग का आयोजन उन्होंने रैलियों का करवाया भी है। लेकिन राजकुमार सैनी जो एक तरह से जो इनके पास वोट बैंक था, वो वोट बैंक उनका खिसक चुका है, उनका कोई खास वोट बैंक उनके पास नहीं है, ना उनका प्रदेश के अंदर वोट बैंक था। एक व्यक्ति विशेष की, एक अकेले की पार्टी थी, जैसे अनेक पार्टियाँ आज प्रदेश के अंदर बनी हुई हैं, तो कहने को तो पार्टियां रिकॉर्ड में तो हैं, कार्यकर्ता भी हैं, पदाधिकारी भी हैं, लेकिन जो कभी आज स्वयं MLA नहीं, MP नहीं, पिछले करीब 10 साल से वो एक बार बीजेपी से MP बने थे, उसके बाद से भटक ही रहे हैं इधर से उधर, कभी बड़ौदा लड़ लिया, कभी गोहाना लड़ लिया, कभी उधर चुनाव लड़ लिया, कहीं से सम्मानजनक वोट पाने की स्थिति में भी नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। अपने जो पुराने मूल रूप से जुड़े हुए कांग्रेस पार्टी के साथ जो शुरू से जुड़े हुए हैं, उन्हीं नेताओं पर कहीं न कहीं कांग्रेस को भरोसा करना चाहिए, और उन्हीं को चुनाव मैदान में उतरना चाहिए। उन्हीं के पीछे भीड़ आ सकती है। बाहर के नेता को क्या विश्वास राजकुमार सैनी के ऊपर आप करोगे? आज इधर है, कल पता नहीं कहाँ चला जाएगा जी। अच्छा रेड्डी साहब, देखिए, बसपा मायावती जी ने तो ऐलान कर दिया था कि हम गठबंधन से चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हमारा वोट बैंक तो उनको जाता है, उनका वोट बैंक हमारे पास नहीं आता है।
ऐसे में अगर हरियाणा में भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी लगातार कहते हैं कि 4000 से समथिंग कुछ वोटों की ज़रूरत थी, वरना हम हरियाणा में लार्जेस्ट पार्टी हैं, हो जाते हैं। दूसरा, अगर जो सबसे बड़े एक पिछड़ा वर्ग की राजनीति की बात की जाए तो चंद्रशेखर रावण हैं, वो उस चेहरे के तौर पर उभर रहे हैं। खासतौर से यूथ में भी काफ़ी क्रेज़ है, और चाहे किसान आंदोलन है, वो चाहे रेसलर बेटियां जो बैठी हुई थी, उसमें खासा समर्थन है उनको दिया, तो किसान वोट बैंक में भी उनकी अच्छी खासी इमेज थी। क्या चंद्रशेखर रावण के साथ राजकुमार सैनी की बजाय गठबंधन होता तो क्या आप मानते नहीं कि ज़्यादा पॉजिटिव होता, जो दलित वोट बैंक है वो भी आता? युवा जोश, युवा तरुणाई का मादा चंद्रशेखर रावण। और राजस्थान में जो हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन हुआ, रट साहब आंकड़े बताते हैं तकरीबन 14.5 लाख वोट है जो इन दोनों अलायंस ने लिया, और उसका सीधा नुकसान है वो कांग्रेस को हुआ। क्या चंद्रशेखर रावण के साथ करना बेहतर होता? अगर आप बड़े नेताओं की चर्चा करेंगे एक विशेष वर्ग की, तो डॉक्टर साहब अम्बेडकर हुए जी। फिर उस राजनीति को जगाया अपने वर्ग के लिए, किसी ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, काशीराम जी ने लड़ी, उन्होंने अपना आशीर्वाद कुमारी मायावती को दिया जी। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रही, और कई सरकार जो केंद्र के अंदर चली वो मायावती के भरोसे पे चली, उनके कंधों पर चली, उनकी बैसाखी से चली। और उनके बाद अगर कोई नेता देश के अंदर राष्ट्रीय पटल पर कोई दलित नेता के रूप में जिसने अपनी इमेज बनाई है, तो वो चंद्रशेखर रावण जी हैं। चंद्रशेखर रावण जी की अहमियत को राहुल गांधी जी बखूबी समझते हैं। और ये आपने जो 14-15 लाख वोट जो राजस्थान का हनुमान बेनीवाल का उनका जो ग्राफ बताया है, उसके ऊपर भी नज़र होनी चाहिए थी। अगर राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी को ऊपर उठाना है तो यूपी के अंदर दूसरे दलों ने चंद्रशेखर रावण जी का साथ लिया भी था, पीछे विधानसभा के चुनाव में जयंत चौधरी ने भी लिया था, और उसके साथ साथ अखिलेश यादव ने भी लिया था, और उसके सकारात्मक परिणाम निकल करके आए थे। तो ऐसे नेताओं को कांग्रेस पार्टी ने साथ जोड़ना चाहिए, जिनके एक अपना संगठन पूरे राष्ट्रीय स्तर पर है, और उसका कांग्रेस पार्टी को भारी फायदा होता। और कहीं न कहीं इस प्रकार की चूक जो लोकसभा के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर की है, खासकर राजकुमार सैनी के साथ, आम आदमी पार्टी का तो हम फिर भी मानते हैं कि कैडर है, एक अच्छा संगठन है, 2 स्टेटों के अंदर सरकार है, ईमानदार पार्टी उनको माना जाता है। ईमानदार उनके वर्कर जो मेहनती भी हैं, ईमानदार भी हैं। हम तो अपने आसपास रोहतक, झज्जर, महम और कलानौर, बेरी, ये बहादुरगढ़, ये टीम देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ तो उसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन राजकुमार सैनी जी से तो मच बेटर होता अगर वो चंद्रशेखर रावण जी के साथ समझौता करते और उनको एक सीट कहीं से लड़ा देते जी। जो पीसी हुई थी रट साहब, राजकुमार सैनी के पीछे एक पूरी टीम थी, जिसको उन्होंने बताया बहुजन समाज के नेता हैं जो भाजपा के खिलाफ अलग अलग तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे मैंने बताया, वामन मेश्राम बामसेफ के बहुत बड़े लीडर हैं, वो माने जाते हैं। पीछे भी हरियाणा में प्रोग्राम हुआ था, हालांकि नवीन जैन ने तो रोहतक में वामन मेश्राम का प्रोग्राम है वो रद्द करवा दिया था कि वो ब्राह्मणों के खिलाफ है, वो बोलते हैं। तो वामन मेश्राम काफ़ी बड़े लीडरों में माने जाते हैं। तो क्या राहुल गांधी बतौर ये चाहते हैं कि जो पूरा संगठन है वो पूरे देश भर में है, वो इसके लिए प्रचार किया जाए? क्या राजकुमार सैनी को राहुल गांधी हैं, मतलब देश भर में भुनाना चाहते हैं उनकी पूरी टीम को? इतने बड़े नेता राजकुमार सैनी जी नहीं है, कांग्रेस यही चूक कर जाती है। उनको प्रदेश में जो नेतृत्व है या राष्ट्रीय स्तर पर जिस नेता का नाम है, जैसे हम चंद्रशेखर रावण की चर्चा कर रहे थे, पूरे देश के अंदर उनका संगठन है, काफी पॉपुलर, उनके समाज के साथ कहीं अन्याय होता है वहां जाकर के वो लड़का लड़ाई लड़ता है, संघर्ष करता है, सड़कों के ऊपर पुलिस की लाठियां खाता है, गोलियां तक अपने लोगों के बीच में रहता है। हाँ। तो जनता उस आदमी को आइडियल मानती है जो उनके हकों के लिए लड़े, हकूक की लड़ाई के लिए लड़े और अपनी जनता के लिए तत्पर तैयार रहे जो 24 घंटे। राजकुमार सैनी जी तो हरियाणा प्रदेश के अंदर सिर्फ एक जो जहर इन्होंने घोड़ा था, उसका मुख्य केंद्र बिंदु ये रहे थे कि जो हमारे समाज में जो बंटवारा हुआ है, मनमुटाव हुआ, मैं तो मानता हूं प्रमुख रूप से ये दोषी थे जी। इनका हरियाणा में जनाधार नहीं है, बाहर दूसरे स्टेट, लेकिन आज तो वो बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं ना खुल के। नहीं, आज बोल रहे हैं, कल तो वो कांग्रेस के खिलाफ भी बोल रहे थे। हाँ। और क्या गारंटी है कि वो सत्ता में आकर के बड़ा पद की अगर लालसा उनके अंदर जाग जाए, हाँ, तो फिर क्या नहीं बोलेंगे कांग्रेस के खिलाफ? तो ऐसे आदमियों से बचना चाहिए। जो बड़े स्तर के नेता हैं, बड़े संगठन जिनके हैं, उनके साथ अगर पार्टी अलायंस करके चलेगी तो पार्टी का फैलाव होगा, कैडर मजबूत होगा। अक्षेत्रीय दल जो बेदाग छवि के लोग हैं, उनके साथ अगर समझौता करती है तो फायदा। जैसे हमने अभय सिंह चौटाला का नाम भी लिया, अकेले विधायक हरियाणा के अंदर, पिछले 5 साल से विधानसभा के अंदर विपक्ष की तरफ से सबसे बुलंद आवाज के अंदर वो विधायक गूंज रहा है और बड़े
स्टिक मुद्दे उठाता है। स्पीकर को भी कई बार नियमावली के अनुसार कानून के हिसाब से ये कहा है कि ये मेरा राइट बनता है, ये प्रश्न मैं पूछूंगा, और स्पीकर को भी मानना पड़ा है कि आपका राइट है, आप पूछिए। तो ऐसे नेताओं के साथ गठबंधन होना चाहिए। आम आदमी पार्टी के मानता हूं कि एक सीट उनको दे दी, वो डिजर्व करते थे एक के लिए, कि राजकुमार सैनी के बार बार हम जब बात कर रहे हैं, इससे ना प्रदेश के अंदर कोई फायदा होने वाला कांग्रेस पार्टी को, ना देश के अंदर फायदा होने वाला, ना इतने बड़े नेता हैं, ना फायर ब्रांड नेता हैं, विवादित चेहरा है। कहीं न कहीं कांग्रेस इकट्ठी जनसभा करेगी तो जनता के अंदर से उसका रिएक्शन भी देखने को मिलेगा, तब एहसास होगा कि हमने ठीक किया या गलत किया। भूपेंद्र हुड्डा के साथ पे भी ये सवाल है कि आलाकमान में इतने मजबूत नहीं रहे, बड़ा झटका है ये। अगर गहराई से सोच के देखें तो है जी, कि जो नेता अपने आप को प्रदेश के अंदर सर्वमान्य नेता मान करके चल रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष तक उनके निजी, प्रभारी तक उनके निजी, जो बड़े फैसले होते हैं वो उन फैसलों का निर्णय स्वयं करते हैं, लेकिन ये जो 2 फैसले हुए इसमें उनकी मैं हिस्सेदारी नहीं मान रहा। कहीं न कहीं एक संकेत जरूर है कि कोई अपने आप को सुप्रीम पावर मान करके ना चले। आला कमान है और प्रदेश का संगठन प्रदेश का है, लेकिन राष्ट्रीय संगठन सबसे बड़ा है। वो फैसलों को प्रदेश का संगठन डिनाई नहीं कर सकता। इन फैसलों ने जरूर भूपेंद्र हुड्डा को भी चौंकाया है। क्या राजकुमार सैनी अब तो चलिए कांग्रेस के मंचों पर दिखाई देंगे, तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ बोलेंगे? क्या मान के चले? मुझे तो लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राजकुमार सैनी जी मुश्किल है एक मंच पे जी कि हमें देखने को मिले। हालांकि राजनीति है, राजनीति में प्रेम और बैर स्थायी नहीं होते, दल बदले जाते हैं। एक स्टेटमेंट देनी पड़ती है कि ये हो गया, हमारे मनमुटाव दूर हो गए, ये, लेकिन संभावनाएं बहुत मैं कम मान करके चल रहा हूं कि एक मंच पे हम राजकुमार सैनी को और भूपेंद्र हुड्डा जी को आगामी लोकसभा चुनाव में देख पाएं, बड़ा मुश्किल है। क्या रणनीति रहेगी अब दीपेंद्र हुड्डा जी की, भूपेंद्र हुड्डा की? भूपेंद्र हुड्डा की तो देखो अभी तक से कमजोरी कांग्रेस की है। किसी भी बाई इलेक्शन कोई भी आ जाओ, किसी भी सीट का आप चाहे एलनाबाद का देखो, चाहे आप बड़ौदा का उपचुनाव देखो, चाहे आप पार्लियामेंट के उपचुनाव की देखो, भारतीय जनता पार्टी 6 सीटें जो है वो डिक्लेयर करके घोषणा कर चुकी है पिछले 10-15 दिन पहले ही। 4 सीटें बची हैं, तकरीबन उनके ऊपर भी नाम तय हैं। और कांग्रेस पार्टी के अंदर अब तक कोई नाम तय नहीं है। एक ही नाम फाइनल लोग मान करके चल रहे हैं, वो है रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का। लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास आज 2.25 महीने का पोलिंग में समय है। जिसको भी टिकट देनी है डिक्लेयर करो, अगला अपने काम लगे। कल तो ये बहाना हो जाएगा हमारे पास समय का अभाव था, हर गाँव में हम नहीं पहुँच पाए। पार्लियामेंट का चुनाव जो है ना, अगर हर गाँव में जाना होगा तो प्रत्याशी के लिए समय का अभाव रहता है। लेकिन 6वें चरण में हरियाणा प्रदेश रखा गया। अब की बार कम से कम ये बहाना प्रत्याशियों के पास नहीं कि हमारे गांव में पहुंच नहीं पाए, समय नहीं था। लेकिन इस प्रकार से ही कांग्रेस अपनी टिकटों को लेट करती रहेगी तो समय का फिर अभाव आएगा और फिर ये कहेंगे भाई ये हो गया वो हो गया। जिसको टिकट देनी है दे के अनाउंस करो। कोई ऐसी मारामारी भी नहीं है। रोहतक से कोई दूसरा दावेदार नहीं दीपेंद्र हुड्डा के अलावा। एक सोनीपत में भी कोई बड़ी मारामारी नहीं है। भाई हिसार में 2-3 कैंडिडेट मैं मान के चलता हूं कि मजबूत हैं। 2 कैंडिडेट आपके भिवानी में हैं, एक श्रुति चौधरी, एक राव दान सिंह जी हैं। अम्बाड़ा के अंदर भी कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा मामला नहीं है। इसी प्रकार से आप देखोगे कुरुक्षेत्र से भी की सीट तो आम आदमी पार्टी के कोटे में जा ही चुकी है। बिल्कुल। करनाल से जो है वहाँ से भी कुलदीप शर्मा के बेटे का नाम या कुलदीप शर्मा का नाम चला हुआ है। और लेकिन मैं तो करनाल के बारे में तो कहना चाहूँगा कि जो उस एनसीपी के कोटे में अगर वो सीट दे दी जाती, इसकी बजाय राजकुमार सैनी से समझौते की बजाय अगर एनसीपी से ही समझौता कर लेते तो करनाल की फाइट नेट टू नेट मनोहर लाल जी के साथ जरूर होती। परिणाम चाहे मनोहर लाल जी के पक्ष में जाता। लेकिन वीरेंद्र मराठा एक मजबूत और लड़ाकू और जुझारू नेता हैं, अच्छी फाइट वो चुनाव में देते। तो ये चूक कांग्रेस पार्टी करती है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी धड़ल्ले से जो है ना टिकटों की घोषणा कर देनी चाहिए ताकि इनके नेता भी गांव-गांव में घूमने का प्रयास करें। और इस रणनीति में कहीं न कहीं कांग्रेस मुझे पिछड़ती नजर आती है। ये आखिरी समय में आकर के घोषणा करते हैं। हाँ, सोनीपत से लगातार चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं राजकुमार सैनी। क्या सोनीपत से फाइनल हुआ है जो अलायंस ये हुआ है? हो सकता है, लेकिन अभी तक ये सुर्खियां नहीं आई हैं क्योंकि अभी तो उन्होंने कहा अनकंडीशनल। लेकिन अनकंडीशनल कहने का एक शब्द है, कहीं कोई न कोई डील तो उनकी हुई है तो उनके लिए बचा ही शायद वो है। क्योंकि कुरुक्षेत्र उनकी परंपरागत सीट थी, कुरुक्षेत्र चली गई आम आदमी पार्टी के कोटे में, तो हाईकमान ने वो सीट दी है। वरना तो कुरुक्षेत्र का दावा करते राजकुमार सैनी जी और कांग्रेस पार्टी उनको वो सीट दे देती, लेकिन वो ऑलरेडी समझौता हो चुका था। इसलिए कहीं न कहीं से तो इनको लड़ाएंगे। लेकिन मैं अपना मेरा मानना है कि
हरियाणा से बाहर कहीं से लड़ा दें तो बेटर रहेगा, उत्तर प्रदेश से बेहतर रहेगा। उत्तर प्रदेश से लड़ा दें या कहीं और से लड़ा दें जी। एक स्टेट में गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी के ने किसी को टिकट दिया, उसने अपने बाप की बीमारी का बहाना लेकर के टिकट ही सरेंडर कर दी जी। हालत तो कांग्रेस की ये हो रही है और फिर भी टिकटों की घोषणा नहीं कर रहे हैं। शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो इस पर बड़ी महीन और बारीक चर्चा की है। राजकुमार सैनी अब आ चुके हैं कांग्रेस के साथ में, तमाम पहलू हैं वो रखे हैं, लेकिन इसमें एक बात तो बिल्कुल साफ निकल के आती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कतई ये नहीं चाहते थे कि राजकुमार सैनी हैं वो कांग्रेस में आए। और जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी हैं, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, दीपक बाबरिया से लगातार बातचीत राजकुमार सैनी की चल रही थी। तो राठी साहब का यही कहना है कि अगर राजकुमार सैनी की मांग भी यही थी कि ओबीसी वर्ग से मुख्यमंत्री होना चाहिए, वो केवल एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में भी ओबीसी से मुख्यमंत्री है, वो भाजपा दे चुकी है, तो वो डिमांड तो पूरी हो जाती है। अब ऐसे में सवाल ये बड़ा उठता है कि क्या ओबीसी को कांग्रेस की तरफ राजकुमार सैनी ला पाएंगे या क्या पिछड़ा वर्ग को राजकुमार सैनी ला पाएंगे। अगर कांग्रेस को पिछड़ा वर्ग की ही राजनीति करनी थी तो जैसे कि राठी साहब अभी बता रहे थे, चंद्रशेखर रावण एक बड़ा चेहरा है, वो हो सकते थे। और काफ़ी प्रभाव भी है चंद्रशेखर रावण का, और किसान वोट बैंक में एक अच्छी खासी इमेज भी चंद्रशेखर रावण की नज़र आती है। क्योंकि मैं खुद वहाँ पे कवर कर रहा था जिस दिन इंडिया गेट तक मतलब मार्च था, जो रेसलर्स बेटियाँ थी इंडिया गेट तक जा रही थी, उस वक्त कम से कम 70 से 75% जो लोग मार्च में शामिल थे वो चंद्रशेखर रावण के थे। तो अगर वो वाली चीज़ होती तो उसका खासा प्रभाव पड़ता। अगर अभय सिंह जी के साथ समझौता हो जाता उसका खासा प्रभाव है वो पड़ता। लेकिन अभी तक इसके ऊपर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की टिप्पणी नहीं आई है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा की भी टिप्पणी है इसके ऊपर नहीं आई है। लेकिन काफ़ी कुछ है जो राजकुमार सैनी के आने से है वो होने वाला है। लेकिन एक पक्ष मुझे ये भी दिखाई देता है कि कई साल से अब वामन मेश्राम जी के साथ, वामसेप संगठनों के साथ राजकुमार सैनी है, आदिवासी संगठन है, उनके साथ मिलकर हैं वो काम कर रहे थे। लगातार 3-4 साल से जो संघीय एजेंडा है आरएसएस का उसके खिलाफ काम कर रहे थे, भाजपा के खिलाफ काम कर रहे थे। तो एक पहलू ये भी हो सकता है क्योंकि काफ़ी सारे बहुजनों के लोग हैं वहाँ पर मौजूद थे, तो एक कारण ये भी हो सकता है कि उसकी तरफ इस्तेमाल करने के लिए शायद कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जो संघीय एजेंडा है आखिर उसको किस तरीके से डैमेज की जाए। लेकिन राठी साहब मानते हैं हरियाणा प्रदेश में तो कम से कम नुकसान है वो होने वाला है, और इस नुकसान का अभी अंदाज़ा लगाना बेहद मुश्किल है। ये कम होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा भी नुकसान है वो कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि खास तौर से किसान वोट बैंक में चारों तरफ इस बात की है वो चर्चा है। दीपेंद्र हुड्डा से जब मैंने पूछा था 2 दिन पहले ही जज्जर अनाज मंडी में आए हुए थे, बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया था। तो इतना तो साफ है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा से बातचीत हो गई है वो नहीं आए हैं। राठी साहब अभी बता रहे थे कि राजकुमार सैनी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक मंच पे आना बेहद मुश्किल होगा। ऐसे में राजकुमार सैनी हैं उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़वाएगी कांग्रेस या सोनीपत लोकसभा सीट से, बात है वो हो चुकी है। धीरे धीरे तमाम चीज़ें हैं वो निकलकर सामने आएंगी। लेकिन ये हैरानी भी होती है कि नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद जो कांग्रेस है वो आखिर इस बात को कैसे मानती है कि ओबीसी वोट बैंक को ला पाएंगे कांग्रेस के साथ, पिछड़ा वोट बैंक को है कांग्रेस के साथ ला पाएंगे। धीरे धीरे सारी चीज़ें साफ होंगी। धन्यवाद।